विथ आवर स्टोरी, हम उसे को कंटिन्यू करते हैं। कि आपको मैंने क्या बताया था, पहले बंगाल में उन्होंने लड़ाई की, टेररिस्ट को उसको अपने अंडर में ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक वॉर्स किए, डायरेक्ट अटैक्स किए, 1773 में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये सब रास नहीं आ रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ला रहे थे ये इंडिया के जो इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बैटल ऑफ बक्से, बैटल ऑफ प्लासे, ये सब एक के बाद एक ऐसे हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर पावरफुल होते गई। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मोर पावरफुल होते गई। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी था ना कि इनको कहीं ना कहीं अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये अनफेयरली जैसे वहाँ पे बंगाल में हुआ, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सहमत नहीं थी कि अनफेयर नहीं करना चाहिए था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको फाइनेंशियल मतलब सपोर्टिंग जो थी वो बंद कर दी। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत थी 1 मिलियन पाउंड्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बट उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और नहीं दिया। उन्होंने एक एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। उन्होंने ये एक्ट लाया कि वो चाहते हैं कि एक नया रेगुलेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इंडिया में लाया जाए, जिसे वहाँ लागू किया जाए और इसके मेजर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना पड़े। सो 1773 में कंपनी ने जो कंट्रोल पाया था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उन्होंने यहाँ पर एक छोटी छोटी जो उनकी यूनिट टेरिटरीज थी वहाँ पे कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में प्रेसिडेंसीज ला दिया। ठीक है, ईच प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय गवर्नर। अब वहाँ पर गवर्नर जो वहाँ के हैं वो वहाँ पर राज करेंगे। और 1773 से ही रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, यानी कि अब चाहे जनरल जो लॉर्ड बोला जाता था, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड वेस्ली, ये सब क्या थे, गवर्नर जनरल्स थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक नई टर्म लाई कि उन्होंने जो कंपनीज़ की टेरिटरीज थी जैसे बॉम्बे, मद्रास, वहाँ पे प्रेसिडेंसीज ला दी, जिसमें जो वहाँ का जो भी रूलर है उसके साथ सब ऑर्डिनेट बना के वो लोग काम करेंगे। जो न्यू पोस्ट वो लोग लाए, उन्होंने गवर्नर जनरल को टोटल हटा दिया और उस टाइम से गवर्नर बनने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गवर्नर थे बंगाल के वो बने वॉरेन हास्टिंग, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल, अब यहाँ से आपको यही सुनने मिलेगा। ठीक है, अब ये लॉर्ड कर्जन ये सब का नाम नहीं आएगा, आपको गवर्नर्स ही मिलेंगे। अब जैसे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग ने डिवाइड कर दिया बंगाल को, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने एक इंग्लिश कलेक्टर लगाए जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को। डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑर्डर एकदम प्रॉपरली चलने चाहिए, इसलिए उन्होंने जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, डायरेगोस, इन सब को रखा। हिज ऑफिस नोन फॉर एज द कलेक्टरेट सून बिकम द सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर उनका ऑफिस बन गया सेंटर ऑफ पावर। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स, यानी जुडिशियली उन्होंने क्या क्या न्यू लाए। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने 2 कोर्ट्स बनाए न्याय के लिए। जो एक कोर्ट था फौजीदार अदालत, सेकंड सिविलियन कोर्ट, दीवानी अदालत। इट मीन्स क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पर क्रिमिनल्स को खड़ा किया जाएगा, काजी, मुफ्ती, ये सब को, तो वो क्रिमिनल कोर्ट्स है जो कि कलेक्टर सुपरवाइज करेगा। और सिविलियन कोर्ट्स रहेगा जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से के द्वारा किया जाएगा। उसमें आम जो असिस्टेड बाय मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल लोकल लॉस। तो इसमें इन लोगों के अंडर में रखा जाएगा। तो ये काजी और मुफ्ती इसको देखेंगे, इस कोर्ट्स को, और इस कोर्ट को ये दोनों। ठीक है, However, the Pandits interpreted the local laws differently on the basis of different schools of धर्मशास्त्र। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पंडित जो लोकल लॉज थे उसमें इंटरप्ट ज़्यादा करने लगे थे, इसलिए उन्होंने जो डिफरेंट स्कूल्स में चलते आ रहे हैं धर्मशास्त्र में, यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई थी कि ये धर्मशास्त्र में अलग अलग लिखा है, तो ये अब वो लोग क्या करने लगे, इसके कंपाइल करने लगे, इसके अगेंस्ट जाने लगे कि जो 1775 में जितनी भी ज़्यादा ये होने लगा कि जो शास्त्रों में लिखा है उसको जो उसके अकॉर्डिंग किया जाए सब कुछ इंग्लिश में, तो ये लोगों में अनबन ज़्यादा होने लगी। एक हिंदू समरी अलग बताता था कि ये ऐसा होना चाहिए, मुस्लिम समरी अलग बताता था, तो यहाँ पे ठीक से न्याय नहीं हो पाता था। ठीक है, तो जो इंग्लिश से ट्रांसलेट किया था NH हलहीद ने, उसमें भी उंगलियां उठाई गई कि ये हिंदू समरी के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इसको चेंज कीजिए। तो ये सब
मुद्दे को देखते हुए वॉरेन हस्टिंग ने एक रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक और न्यू चीज़ लाई, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अपील के लिए है कि वो किसी के भी अगेंस्ट आप जा सकते हो उसमें। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े जो बोल सकते हैं ओहदे पे जो बैठे हैं उनको आप यहाँ क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप उनको भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। इसको बोला गया नोन एज द सरदार निज़ामत अदालत वॉज एस्टैब्लिश एट कलकत्ता। तो ये फर्स्ट जो निज़ामत अदालत कलकत्ता में बनाई गई। तो चेंज इन मिलिट्रीज में क्या चेंज आया? द कंपनी न्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी वॉज नीडेड टू कीप इट्स इंडियन टेरिटरीज अंडर कंट्रोल। तो कंपनी को पता था कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी वही है जो उनकी टेरिटरीज को कंट्रोल में रख सके। तो स्पेशल अटेंशन वॉज गिवन टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को बनाया गया। इन्फेंट्री किया द आर्म कंप्राइजेस कैवलरी एंड इन्फेंट्री। द कैवलरी formed the major part of the army and was trained to fight on horsebacks। ठीक है, तो हॉर्स के पीछे बैठ के जो लड़ने वाली प्रथा थी ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई। मतलब पहले हैंड टू हैंड आर्म फोर्सेस से होती थी, फिर उसके बाद इससे हुई। ऑन द अदर हैंड द मुगल इन्फेंट्री वॉज ट्रेन्ड इन आर्करी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। तो उन्हें घुड़सवारी सिखाई गई, उन्हें ये आर्करी यानी तीरंदाजी, तलवारों से जैसे लड़ना है, ये सब न्यू यहाँ पर आते गया ताकि ब्रिटिश से लड़ने के लिए उनके पास न्यू टेक्निक्स हो, है ना, इसलिए ये लोग इतना सब डेवलपमेंट कर रहे थे। नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू रेज अ प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री एट द टाइम्स ऑफ वॉर। जमींदार सप्लाइड द मुगल्स विद फुट सोल्जर्स हु वर आर्म प्लेजेंट। तो जमींदार अब ये था कि वहाँ पर इतने पैसों की कोई कमी नहीं आ रही थी, क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे, उन्हें फुट सोल्जर्स को प्रोवाइड कर रहे थे और आर्म्ड प्लेजेंट मतलब जो हथियार है वो भी। इन द 18th century the state like Awadh and Banaras which rose after the decline of the Mughal Empire started taking pleasant into their regular army and trained them to become professional soldiers। तो इस मुगल से प्रेरित होकर 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अवध और बनारस ने भी अपने एम्पायर को कड़ा करने का सोचा। उन्होंने अपने सोल्जर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दिलवाई ताकि वो इन द EEIC continued द मैसेज ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर इन दिस आर्मी विच केम टू बी नो एज द सिपाही आर्मी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आर्मीज़ को और स्ट्रॉन्ग किया। एज यू नो क्योंकि ये सब उनके अंडर में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने खुद ही को इतना ज़्यादा रिक्रूट किया और इन आर्मी को उन्होंने सिपाही का नाम दे दिया, जो सिपाही आप बोलते हैं वही सिपाही। लेटर एज द वॉरफेयर टेक्नोलॉजी एडवांस द सोल्जर वर ट्रेन टू यूज़ न्यू गन्स। तो उन्हें न्यू गन्स, मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। अब मस्केट्स क्या होते हैं? मस्केट्स एक हैवी गन होती है जो सोल्जर्स यूज़ करते हैं, और मैच लॉक एक ऐसी गन है जो पाउडर से चलती है। ठीक है, तो ये दोनों गन्स का यहाँ पे इनको इस्तेमाल करना सिखाया गया और आर्मी और ज़्यादा खुद पे इंडिपेंडेंट हो पाए, इसलिए उन्होंने हथियारों को अच्छे से उन्हें इस्तेमाल करना बताया। और 18th सेंचुरी में 18th कंप्लीट हुई। अब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, कास्ट और कम्युनिटी वाली फीलिंग के लिए अब कोई आर्मी में जगह नहीं रही, विच फ्रस्ट्रेटेड मैनी सोल्जर्स, जो यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को फ्रस्ट्रेट करता था। कि 1857 का रिवॉल्ट का कारण भी यही बना था, जब इन्होंने आर्मी के लिए कुछ कार्डेज वाला जो हुआ था किस्सा, आई होप यू ऑल नो दैट, तो वो वाली चीज़ ये तभी आई थी। तब 63% ऑफ द इंडियन टेरिटरीज वर अंडर कंट्रोल ऑफ द, इतने परसेंट जो थे ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल में थे। दस ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। सो इंडिया का होल पार्ट इन्हीं के अंडर में था। सो 19th सेंचुरी में ही ये रिवॉल्ट आया था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा कर ली थी। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू।